कोई भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत डेटा कलेक्शन से होती है। एटलिक एग्रीकल्चर के पास तीन ऑप्शन है डेटा कलेक्ट करने के। पहला तो रेडीमेड डेटा सेट कहीं से ले लो, कोई थर्ड पार्टी वेंडर से डेटा कलेक्ट कर दो जो कि लेबल डेटा हो। लेबल का मतलब कि पोटैटो प्लांट की इमेज हो और उसके साथ में हमें ये भी इंफॉर्मेशन हो कि वो प्लांट हेल्दी है या तो फिर उसको कोई डिसीज़ है। दूसरा रास्ता ये है कि हम एक डेटा एनोटेटर की टीम को हायर करें और वो टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा कलेक्शन करना। इसमें ज़्यादा अफोर्ट जाता है, उसमें बजटिंग अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग क्या करते हैं कि फार्म्स में जाएंगे और फार्मर के साथ मिलके वो अपने सेल फोन में पोटैटो प्लांट की इमेज लेंगे और इमेज को वो लेबल करेगी कि भैया ये अर्ली ब्लाइट है या तो फिर लेट ब्लाइट, कौन सा डिसीज़ है इस पोटैटो प्लांट में, या तो फिर ये कौन सा आइदर हेल्दी है कि नहीं। ये लोग डेटा कलेक्शन के लिए क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करते हैं। क्राउड सोर्सिंग में होता क्या है कि आपको कोई भी क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे एक जॉब पुश करनी पड़ती है जिसमें जो क्राउड सोर्स में जो काम कर रहे लोग होते हैं वो आपको बताएंगे या तो फिर आपको डेटा कलेक्ट करके देंगे कि भैया ये इमेज है और ये उसका लेबल है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया कि आपको डेटा कलेक्शन खुद से करना है। ये ऑप्शन एक्सपेंसिव है, उसमें अफोर्ड लगता है। थर्ड ऑप्शन है आप अपने डेटा साइंटिस्ट को बोलो कि वो इंटरनेट पर से डेटा स्क्रैप करे। आइधर आप वेब स्क्रैपिंग पाइथन में यूज़ कर लो या तो फिर फैटकुन करके एक बैच इमेज डाउनलोड टूल आता है, ऐसा कोई टूल यूज़ करके आप इंटरनेट के पर से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए रेडीमेड डेटा का यूज़ करेंगे जो कि केगल पे अवेलेबल है। हम ये केगल का डेटा सेट यूज़ करेंगे। इसमें ये डाउनलोड बटन है, तो सबसे पहले तो हम डाउनलोड क्लिक कर देते हैं ताकि डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाए। और 326 मेगाबाइट का डेटाबेस है। आप देख सकते हो कि इसमें पोटैटो के जो डिसीजेस है, देखो थाउजेंड फाइल्स है और यहाँ पे 152 फाइल्स है। उसके अलावा बहुत सारे टोमेटो डिसीज़ की भी और पेपर की भी इंफॉर्मेशन है। हम वो सब इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है कि ये प्रोजेक्ट जब भी वो हो जाता है डाउनलोड, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर दिया था, तो मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया और एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर आ गया मेरे पास, ठीक है। प्लांट विलेज करके फोल्डर है। अब प्लांट विलेज फोल्डर में मैं क्या करूँगा, ये सारे जो जो अननेसेसरी डेटा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, टोमेटो वगैरह के, और ये दोनों भी डिलीट कर दूंगा ताकि सिर्फ जो पोटैटो जो है उसकी इमेजेस रहे। और आप इमेजेस अगर देखोगे तो देखो ये डिसीज़ प्लांट जो है उनकी सारी इमेजेस है। तो अर्ली ब्लाइट ये डिसीज़ है। आप अगर हेल्दी इमेज देखोगे तो पत्ता एकदम ग्रीन दिखेगा, देखो इसमें कोई ब्लैक डॉट वगैरह नहीं है। अब मैं इस फोल्डर को यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और मैं सी के अंदर कोड करके एक फ़ोल्डर है वहाँ पे नया फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। चलो भैया पोटैटो प्रोजेक्ट अपना हो गया पोटैटो प्रोजेक्ट, ओके। उसके अंदर मैं ट्रेनिंग फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलो भैया आ गया मेरा ट्रेनिंग फ़ोल्डर। उसमें मैंने ये डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने गिट बैश एक क्लाइंट है, यूनिक्स का एक इंटरफेस है विंडोज़ पे, वो इंस्टॉल किया है। आप विंडोज़ की कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले सी कोड में जाऊँगा और जो मेरा पोटैटो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाऊँगा और मैं रन करूँगा पाइथन m-m नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देगा और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर अपनी, देखो ये प्लांट विलेज दिखा है, सारे डेटा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी। फाइल का नाम जो भी आपको रखना है, राइट, लाइक मॉडल ट्रेनिंग। और यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट सारी लाइब्रेरीज होती है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम टेंसरफ्लो का यूज़ करेंगे बाय द वे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटा लोडिंग और डेटा क्लीनिंग करेंगे। मॉडल बिल्डिंग के पहले आपको बहुत सारा डेटा क्लीनिंग वगैरह करना पड़ता है, स्केलिंग करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल मॉडल हम बिल्ड करने वाला है।
मेरे को मॉडल बिल्ड करने से पहले मेरे को कुछ कांस्टेंट्स है, उसको मैं इनिशियलाइज करना चाहूँगा। तो ये सारे कांस्टेंट्स है, तो मैं समझा देता हूँ कि मेरी इमेजेस की जो बैच साइज़ है वो 32 रहेगी। मेरी इंडिविजुअल इमेज जो है उसको मैं 256 बाई 256 करके रिसाइज करूँगा। ट्रेनिंग में मैं 50 इपॉक चलाने वाला हूँ। ये ट्रायल एरर होता है, आप 10 सेट चालू करो, बाद में 20, 50, 100, जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी मिलती है वो कर सकते हो। चैनल्स जो है वो RGB, कोई भी इमेज होती है वो RGB होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कि भैया मेरे पास 3 चैनल्स है। तो ये चैनल्स को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं केराज में इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी करके एक वो होती है मेथड। देखो मैं आपको वो मेथड दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसमें होता क्या है कि आपको कोई भी इमेज का डेटा सेट डाउनलोड करना है टेंसरफ्लो डेटा सेट के अंदर। ओके, तो उसके लिए आप ये इमेज यूज़ कर API यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता नहीं है अगर टेंसरफ्लो डेटा सेट कैसे वर्क करता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल में, यूट्यूब में जाइए, यहाँ पे लिखिए कोड बेसिक्स टेंसरफ्लो डेटा पाइपलाइन। ये वीडियो आपको देखना है। अगर आपको डेटा इनपुट डेटा पाइपलाइन का पता नहीं है ना, तो आपको ये वीडियो मस्ट है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इस वाले ट्यूटोरियल में। तो आप ये वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टेंसरफ्लो डेटा सेट है वो वर्क कैसे करता है। अब आपने, मैं ज्यूम कर देता हूँ, वो वीडियो देख लिया है। यहाँ पे आप आओ, आप जो देखो, अगर आपकी कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें क्लास A है, क्लास B है, सारी इमेजेस है, तो आप सिर्फ डायरेक्टरी को इस API में स्पेसिफाई करो, वो ऑटोमेटिकली tf.data.dataset का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। इस ऑब्जेक्ट के बहुत फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। तो हम उसी API का अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया tf.keras.pre प्रोसेसिंग। देखो अगर टैब मारोगे ना तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी। अच्छा, ओके, सबसे पहले आपको डायरेक्टरी मेंशन करनी है। अच्छा, मेरी डायरेक्टरी कौन सी है? ओ भैया हमने ये देख लिया, देखो प्लांट विलेज है मेरी डायरेक्टरी का नाम। ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। ओके, ये स्पेसिफाई करने के बाद हमें इमेजेस को सफल करना है। जब इमेज ये डेटा सेट में डाउनलोड होती है तो हमें रैंडमली उसको शफल करना है, ताकि एक क्लास की इमेजेस एक एरिया में ना रहे। शफलिंग करने का भी फ़ायदा होता है, वो उसकी थोड़ी बहुत बात मैंने वो दूसरे वाले वीडियो में की है। अच्छा, अब आप जब इमेज को लोड करते हो तो आपको इमेज की साइज़ कौन सी रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, पहले तो यहाँ पे इमेजेस को देख लेते हैं कि कौन सी साइज़। देखो ये सारी इमेजेस है, अगर मैं प्रॉपर्टीज करता हूँ 256 बाई 256 है, इसको देख लो। देखा आपने देखा सारी इमेजेस 256 पिक्सल बाई 256 पिक्सल, विड्थ और हाइट 256 है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा इमेज साइज अपनी ये 256 है ना, तो वो टपल होता है कि विड्थ और हाइट। बैच साइज होती है कि टेंसरफ्लो डेटा सेट में आपको कौन कौन कितनी कितनी बैच में डाउनलोड करना है डेटा, और ये आपको रिटर्न करेगा टेंसरफ्लो डेटा सेट। तो आप रन कर दोगे। अब ये क्या कर रहा है कि सारी इमेजेस को लोड कर रहा है और उस इमेजेस को 32 बैच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनली। तो देखो 2152 इमेजेस को उसने कर दिया 3 क्लासेस में, ठीक है। आप अगर हमारी डायरेक्टरी में जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो ये 1000 इमेजेस हो गई अर्ली ब्लाइट की, लेट ब्लाइट की 152 है, नहीं हेल्दी की 152 है, और लेट ब्लाइट जो है उसकी है 1000। तो 1000 1152 2152 हो गई। ओके,
अब ये 3 क्लासेस क्या है, तो 3 क्लासेस ये हो गए ना, क्लासेस 1 2 3, ये 3 क्लासेस हो गए। आप डेटा सेट डॉट क्लास नेम लिखोगे ना तो सारे देखो क्लासेस आ गए यहाँ पे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं इसको क्लास नेम्स वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, हमें लेटर ऑन यूज करना पड़ेगा। अब डेटा सेट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हमने वो दूसरे वाले वीडियो में देखा था कि आप डेटा सेट डॉट टेक करोगे ना तो वो एक सैंपल उसमें से निकालेगा। अब एक सैंपल होता है, वो होता है 32 बैच साइज, अपनी ट्रेनिंग बैच में होती है। तो डेटा सेट जो है जब डॉट टेक करते हो तो वो 32 की बैच वो रिटर्न करता है। मैं बोलूँगा फॉर इमेज बैच लेबल्स बैच इन। मैं क्या करता हूँ, अभी इमेज बैच का आपको आइडिया मिले इसलिए सिर्फ उसका डायमेंशन प्रिंट करता हूँ, शेप, ओके, और लेबल्स को भी प्रिंट कर देता हूँ। हमने वो दूसरे वाले वीडियो में जो वीडियो था ना, कौन सा वीडियो था, हाँ वो वीडियो जो मैंने पहले बताया था टेंसर फ्लो डेटा सेट वाला, उसमें बताया था कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो टेंसर होता है, उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो फंक्शन, ओके। तो लेबल्स बैच यहाँ पे, तो देखो हमारा हर एक एलिमेंट डेटा सेट में 32 बैच है, 32 इमेजेस है बेसिकली। हर एक इमेज की साइज है 256 बाई 256 और 3 है अपनी आरजीबी चैनल के लिए, रेड ग्रीन ब्लू, और ये सारे नंबर है 32। अच्छा, 0 1 और 2 देखा, 3 क्लासेस है और वो 3 क्लास कॉरस्पॉन्ड करते हैं ये। अच्छा, 0 क्लास कौन सा है, ये 0 क्लास है, ये 1 क्लास है, ये 2 क्लास है, ओके। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई मतलब हम कोई रॉकेट साइंस, हमें हमें कोई इलॉन मस्क की तरह मार्स पे कोई रॉकेट को तो उड़ाना है नहीं, ओके। अब हम थोड़ा डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, हमारी इमेजेस को थोड़ा देखेंगे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में। वो करने के लिए मैं फिर से ये फॉर लूप घुमाऊंगा, या तो फिर ऐसा करते हैं इसी फॉर लूप में मैं लिख देता हूँ। चलो ये फॉर लूप आ गई, आपको पता चल गया कि हर एक फॉर लूप में जो इमेज बैच आती है वो 32 साइज की है, ठीक है। तो 32 साइज की इमेज बैच है, उसमें से हर एक इमेज को हम प्रिंट करते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे फॉर आई इन रेंज, ऐसा करते हैं सारी 32 इमेज प्रिंट नहीं करनी, चलो 12 इमेज इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। और मतलब 3x4 के मैट्रिक्स में प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है उसमें सब प्लॉट को आपको यूज़ करना है। आपको बोलना है प्लॉट डिट सब प्लॉट, ओके। सब प्लॉट की साइज है 3x4, ओके, और i+1, और वो आ गई आपकी एक्सिस। ये सिर्फ इमेजेस को वो मैट्रिक्स फॉर्म में शो करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और plt.imshow जो फंक्शन है ना, उसमें आप इमेज की जो नंपाई अरे है ना, 2D अरे, वो पास करोगे तो वो इमेज को प्रिंट कर देगा। तो अच्छा, वो इमेज कौन सी होती है, देखो इमेज बैच है, उसमें जो आई है वो टेंसर होता है, टेंसर को हम नमपाई में कन्वर्ट करते हैं, नमपाई में कन्वर्ट करने के बाद एज टाइप आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लोट नंबर होता है, आपको UINT 8 में कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। तो इसको दिखा देते हैं पहले। अच्छा देखो, इमेजेस तो सारी आ गई, अब हमें कुछ करेक्शन करने हैं। हमें ये जो पहली बात तो मेरे को ये सारी एक्सेस नहीं चाहिए, ये कुछ ज़रूरत नहीं है एक्सेस की, तो मैं बोलता हूँ plt.axis ऑफ, तो एक्सिस ऑफ हो गए। अच्छा, मेरे को ये इमेजेस थोड़ी बड़ी करनी है, इसके लिए plot.figure फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ये सारा सिंटेक्स आपको दोस्तों पता नहीं है ना, अगर याद नहीं रहता है ना तो कोई बात नहीं, आप कॉपी पोस्ट कर सकते हो यार, मेरे को भी याद नहीं रहता। अच्छा देखो, इमेजेस अब बड़ी लगने लगी, मैं हर एक इमेजेस पे वो इमेज किस क्लास की है ना वो मेरे को प्रिंट करवाना है। तो आप हर एक जो इमेज है ना उसका टाइटल, एक
मैटप्लॉटलिब में एक टाइटल फंक्शन आता है, तो अगर टाइटल में कुछ भी करूंगा ना, देखो ABC, तो सारा ABC आ गया। देखा, मेरे को ABC नहीं करना है, मेरे को करना है क्लास नेम्स। देखा, ये मेरा क्लास नेम वेरिएबल है, उसमें अगर जीरो पास करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, पोटेटो अर्ली ब्लाइट। देखा, अर्ली ब्लाइट प्रिंट किया है। लेकिन मेरे को जीरो हार्ड कोड पास नहीं करना है, मेरे को उसका लेबल पास करना है। तो लेबल क्या किस में होता है, अरे एकदम शाणे हो आप सब लोग, समझ गए, लेबल्स बैच आई। हो गया, एकदम था ना इजी। मैंने बोला आपको ये कोड मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसको आप कहीं पे अपनी गिटहब रिपो पे रख दो और कॉपी पेस्ट कर लो यार। कॉपी पेस्ट का ज़माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने इमेज का विजुअलाइजेशन कर दिया। देखो, ये सारे डिसीज्ड लीव्स है, ये वाला हेल्दी है तो देखो हेल्दी है। ओके, अच्छा, तो मेरा इमेज विजुअलाइजेशन हो गया। अब मॉडल ट्रेनिंग करने से पहले हमें अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में डिवाइड करना पड़ता है। आपने अगर मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स सीखे हैं ना, तो ट्रेनिंग जो डेटा सेट होता है उससे आप मॉडल को ट्रेन करते हो, और टेस्ट डेटा सेट पे आप मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट करते हो। एक वैलिडेशन टेस्ट भी डेटा सेट आता है, तो वैलिडेशन जो बैच होती है उसको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ईच इपॉक में आप अपनी इपॉक की एक्यूरेसी मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस है उसमें 80% हम रखेंगे, 80% इमेज ट्रेनिंग के लिए। ओके, 10% हम वैलिडेशन के लिए रखेंगे, वैलिडेशन, और 10% हम रखेंगे टेस्ट के लिए, ये फाइनल मॉडल का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगी। और वैलिडेशन जो है वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब हर इपॉक चल रहा है उस इपॉक में आपकी इपॉक की एक्यूरेसी को ये मेजर करेगा। अब अगर वो वाला जो मेरा डेटा सेट वाला पाइथन डेटा इनपुट, टेंसरफ्लो डेटा इनपुट पाइपलाइन का ट्यूटोरियल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ट्रेनिंग सेट करने के लिए, देखो मैं पहले ये कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ट्रेनिंग साइज है मेरी 0.8, मतलब 80%। और अगर मैं लेंथ ऑफ डेटा सेट में करता हूँ ना तो 68 आता है। 68 क्यों आता है बाय द वे, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है हमने देखा, बैच है 32 की बैच है। ओके, तो अगर आप देखो 68 इंटू 38 करोगे, 68 इंटू 32, सॉरी, क्लोज टू 2176 आ गया। हमारे पास कुछ 2157 इतनी इमेजेस है, राइट। तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दिया, लेकिन आपको पता चल गया कि ये लेन डेटा सेट ये कैसे आई। अब उसको आप, मेरे को 80% ट्रेनिंग डेटा सेट रखना है, तो 80% कौन सा होगा, 54 होगा। तो मेरा डेटा सेट, अगर मैं डेटा सेट डॉट टेक करता हूँ और बोलता हूँ 54, तो वो आ जाएगा मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट। देखा, 54 आ गया। और मेरे को डेटा सेट में एक दूसरी एक मेथड आती है स्किप। देखो, ये टेक क्या करेगा, पहले 54 सैंपल को ले लेगा। ये पाइथन में एरे नहीं होगा, अगर पाइथन में एरे है ना तो ये ऐसा हो गया कि पहले 54 ले लो। ओके, और स्किप का मतलब क्या है पता है? सिंपल, 54 के बाद स्किप को 54 स्किप करो, उसके बाद वाला एलिमेंट लो। तो ट्रेन डीएस हो गया तुम्हारा, ये सॉरी ये हो गया, अच्छा, टेस्ट डीएस, और लेन ऑफ हो गया 14। ठीक है, अब एक्चुअली आपको 14 नहीं चाहिए, आपको उसमें से वैलिडेशन के लिए 10% चाहिए। तो टेस्ट डेटा सेट में मैं मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 20% को पहले टेस्ट में डाला, और उस टेस्ट में से फिर से मैंने दो स्प्लिट किए, 10% वैलिडेशन, 10% एक्चुअल टेस्ट। ओके, तो आपको वो करना है, तो आप क्या करोगे कि टेस्ट ds डॉट टेक 6, दिस विल बी योर वैलिडेशन डेटा सेट।
अब 6 कैसे आ गया? देखो, वैलिडेशन साइज अगर मैं करूँगा 0.1 मतलब लाइक 10%, और अगर मैं डेटा सेट इनटू वैलिडेशन साइज करता हूँ तो ये आ गया 6। ठीक है, तो 6 मैं अगर टेस्ट डेटा सेट डॉट टेक 6 करता हूँ तो ये आता है तुम्हारा वैलिडेशन डेटा सेट, और उसकी लेंथ हो जाती है 6। और जो टेस्ट डेटा सेट है आपका, उसमें आपको स्किप करना है। आई होप ये एकदम इजी ही है, आप थोड़ा सोच के देखो, वीडियो पॉज करके आपको पता चल जाएगा कि हमने एसेंशियली 80% ट्रेनिंग रखा, 20% टेस्ट, टेस्ट में से फिर से 2 स्प्लिट किए, वैलिडेशन और टेस्ट। तो हमारे पास ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट, ऐसे 3 डेटा सेट आ गए। इन सबको मैं एक है ना नाइस फंक्शन लिख के उसको रैप कर देता हूँ। हमारा काम वैसे हो गया है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो थोड़ा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, थोड़ा फंक्शन लिखना अच्छा है। तो मैं ये गेट डेटा सेट पार्टीशन करके एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि ये तीनों चीज़ को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें मेरे को रिटर्न करना है क्या? ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट। अच्छा, यहाँ पे इनपुट में मेरा डेटा सेट आ जाएगा। मेरे को ट्रेन स्प्लिट कितना करना है वो आ जाएगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू, पाइथन में ऐसा करता हूँ ना, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.8 कर देता है। ओके, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का रास्ता है। मैं वैलिडेशन स्प्लिट को करता हूँ इतना, टेस्ट स्प्लिट को करता हूँ इतना, शफल को बोलता हूँ ट्रू। मैं फिर से सफल कर देता हूँ, लोड करने से पहले इसको सफल कर देते हैं। और शफल साइज है, शफल साइज इज 10,000। अगेन, आपको ये सफल साइज का पर्पस जानना है तो आप वो मेरे दूसरा वाला डेटा वीडियो को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले कोई पर्सन अगर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो वो हमें मेक श्योर करना है कि इन तीनों का समेशन जो है 1 होना चाहिए। तो हम एसर्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, जिससे अगर किसी ने 0.5 यहाँ पे 0.5 किया तो वो तो अब फेल हो गया, राइट? वो तो स्प्लिट नहीं कर सकता ना। तो हम ये बोलेंगे कि इन तीनों स्प्लिट को अगर आप सम करते हो तो 1 होना चाहिए। ये होना चाहिए 1। ये मेरा असर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब पहले तो हमें डेटा सेट की साइज जो है वो लेन ऑफ डेटा सेट होगी, और अगर शफल किसी ने किया है तो हम क्या करेंगे, शफल कर देंगे इसको, शफल साइज। ये सीड करने से बाय द वे जो सफल है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। मतलब सीड 12 लाख अगर डाल के आप सफल करते हो ना, तो हर बार सेम वो आपके डेटा सेट में सेम सैंपल्स आएंगे। मैंने ये रैंडम किया है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, और अच्छा चलो, ये हो गया। अब ये होने के बाद हमें दूसरी चीज़ ये करनी है, अब एक्चुअल स्प्लिट करना है। तो हमें जो ट्रेनिंग साइज है वो कौन सी होती है? ट्रेन स्प्लिट इनटू डीएस साइज। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे जो किया ना 54 किया, 54.4 को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखोगे, इंट टड़न टड़न, ये हो गया इंट। ओके, वैलिडेशन साइज क्या हो गई हमारी? तो वैलिडेशन साइज होती है इंट ऑफ वैलिडेशन स्प्लिट इनटू डीएस साइज। तो पहले, सबसे पहले तो ट्रेनिंग डेटा सेट क्या हो गया? ds डॉट टेक ट्रेन साइज। ओके, वैलिडेशन क्या हो गया? ds डॉट स्किप। आप ds डॉट स्किप करोगे पहले ट्रेन साइज तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट। और टेस्ट डेटा सेट को हमने यहाँ पे क्या किया, देखो फिर से किया टेक वॉट। तो हम है ना डायरेक्ट एक लाइन में भी ठोकते हैं इसको, डॉट टेक वैलिडेशन साइज, हो गया अपना काम। अब टेस्ट डेटा सेट है, उसमें भी सेम ही है, लेकिन इसमें टेक की तरह क्या आएगा?
अरे वाह भाई और बहनों, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, देखो ये हो गया अपना फंक्शन चकाचक रेडी। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें डेटा सेट पास करना पड़ेगा। हमारे डेटा सेट का नाम क्या है? ओ भैया, बहुत नेमिंग में तो हम लोग मास्टर है। डेटा सेट, इतना इंट्यूटिव नाम। और वो करने से हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? ये तीन। अच्छा ठीक है, ये तीन ले लो। ये आ गए फटाफट। देखो कोड क्या मस्त एग्जीक्यूट हो रहा है। उनकी लेंथ में मेजर कर देता हूँ। देखो 54 आ गया ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट। मेरे को बताओ वैलिडेशन डेटा सेट की साइज क्या होगी? 6, राइट। और टेस्ट डेटा सेट की साइज है 8। बेसिकली हमने ये जो जो किया ना, ये 14, 6 और 8 सेम ही हमने चीज़ की है। लेकिन हमने उसको सिर्फ एक पाइथन के अच्छे ब्यूटीफुल लुकिंग फंक्शन में रैप कर दिया। दैट्स इट। सेम ही चीज़ है। अगर आपको फंक्शन नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन सेम चीज़ है। लेकिन ये फंक्शन लिखने से यार थोड़ा कोड अच्छा लिखता है और थोड़ी रीयूजेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, अब हमारे 3 बैचेस आ गई ट्रेन डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट और वैलिडेशन डेटा सेट। अगेन, ऐसा नहीं है कि ट्रेन डेटा सेट में सिर्फ 54 इमेज है। एक्चुअली ट्रेन डेटा सेट में इमेजेस है 54 इंटू 32। इतनी सारी इमेजेस है क्योंकि डेटा सेट जो टेंसर फ्लो डेटा सेट है उसमें हर एक एलिमेंट एक बैच होती है, और बैच है ये 32 साइज की। देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था कि भैया 32 की बैच की साइज बनाओ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है उसको हम कैश, शफल और प्री फैच करेंगे। अब कैशिंग, सफल और प्री फैच के फंडामेंटल्स अगेन वो मेरा जो दूसरे वीडियो का अभी मैं जो माला जप रहा हूँ ना बार बार, वो वीडियो आप देखिए, टीएफ डेटा इनपुट पाइपलाइन वाला। उस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो एसेंशियली हम करेंगे कैश। ये कैश करने से वो जब ट्रेनिंग रन करता है तो उस इमेजेस को मेमोरी में रखेगा, और डिस्क में से लोड करने का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो हमें थोड़ा स्पीड में ट्रेनिंग करने को मिलेगी। हम सफल इसलिए करते हैं क्योंकि जो इमेजेस की बैच लोड कर रहे हैं उसको अगर शफल करके उसमें फीड करेंगे तो अगेन रैंडमाइज करने से वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। और प्री फैच का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उस दूसरे वाले वीडियो में, तो मैं कुछ ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन इसका पर्पस भी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए होता है। जब आप बहुत सारी इमेजेस पे अपनी डीप लर्निंग ट्रेनिंग रन कर रहे हो तो प्री फैच करने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ओके, तो हम यही सारी चीज़, सेम चीज़ हम वैलिडेशन और टेस्ट डेटा सेट पे भी कर देते हैं। ओके, अब ये सारी जो इमेजेस है हमारी, वो इमेज एक नंपाई अरे है। हमें अगर आपको जानना है ना, तो मैं है ना एक सिंपल आपको दिखा देता हूँ फटाफट। वो फोर लूप कहीं कहाँ गई अपनी? अच्छा, देखो ये फोर लूप आ गई। मेरे को इमेज देखनी है। ओके, तो मेरी इमेज बैच है, उसमें ज़ीरोथ एलिमेंट जो है वो इमेज हो गई। ठीक है, उसको मैं नंपाई में करना, मैं आपको एक इमेज प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इमेज का डेटा है कैसा। देखा, वो एक नंबर होता है 0 to 255 RGB में, और ये 3 डायमेंशन की अरे है एक। ओके, हर एक इमेज की अगर आप शेप देखोगे ना, तो शेप होता है 256 by 256 by 3। 3 होता है RGB चैनल का। ओके, अब ये जो मेरा डेटा है, आपने अगर इमेज प्रोसेसिंग थोड़ा भी जाना है ना, तो फर्स्ट स्टेप होता है इसको नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज मतलब इसको एक नंबर 0 to 1 में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 255 से। देखो मैं इसको 255 से डिवाइड कर देता हूँ, तो नंबर जो आएंगे सारे 0 और 1 के बीच में आएंगे। ओके, तो हम
उसके लिए केरास का एक लेयर क्रिएट करेंगे जिसमें हम इमेज को बेसिकली नॉर्मलाइज करेंगे, उसको स्केल करेंगे। तो इसके लिए tf.keras.sequential ये एक लेयर है। ओके, आपको पता होगा ये एक लेयर है केरास का, और उस लेयर में मैंने लेयर्स को इंपोर्ट किया है। तो layers.experimental, बाय द वे ये नाम एक्सपेरिमेंटल है लेकिन ये स्टेबल है, तो आप घबराइए मत, आप यूज कर सकते हैं। इसको हम करेंगे रीस्केलिंग। अब रीस्केलिंग करने के लिए हम 1 डिवाइड बाय 255, राइट, 1.0 डिवाइड बाय 255, ये अगर लेयर आप पास करो तो टेंसरफ्लो के जो आपका मॉडल आर्किटेक्चर है वो ये लेयर पास करने से उसको ये 255 से डिवाइड कर देगा। मैं एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे करूँगा, और वो करूँगा इमेज को रीसाइज करूँगा 256 बाय 256 से। अब आपको लगेगा कि इसको रीसाइज करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सारी इमेज 256 बाय 256 है। रिसाइज करने का मतलब ये है कि जब आप मॉडल बनाओगे, जब एक्चुअल में उसको प्रोडक्शन में डालोगे, तो शायद आपकी इमेज 256 बाय 256 ना हो। तो आपका मॉडल जो ट्रेन है उसमें अगर रीसाइजिंग हो रहा है तो उसको वो रीसाइज कर देगा ऑलरेडी, ठीक है। और इस वाले जो लेयर है उसको मैं बोलूँगा रीसाइज एंड रीस्केल। सो इससे इमेज आपकी अगर 256 बाय 256 नहीं है तो रीसाइज हो जाएगी, उसके बाद में वो 255 से डिवाइड करके 0 to 1 में वो स्केल कर देगा। दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा डेटा ऑगमेंटेशन। आप YouTube में टेंसरफ्लो डेटा ऑगमेंटेशन सर्च करोगे ना तो मेरा ये एक वीडियो आएगा। इस वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इमेज को मतलब ऑगमेंटेशन करने की क्या ज़रूरत है। देखो कई बार क्या होती है, हमारे सैंपल डेटा सेट में ऐसी इमेज आती है, ठीक है, फ्लावर की इमेज है। अब जब एक्चुअल में जब प्रेडिक्शन करने के लिए कोई फोटो डालेगा ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी इमेज भी हो सकती है, जैसे वो, एक मिनट, कहाँ गई अपनी इमेज, या कि भैया हॉरिजॉन्टल फ्लिप, कॉन्ट्रास्ट उसका ज़्यादा हो सकता है, जूम हो सकती है, या तो फिर रोटेटेड इमेज हो सकती है। तो ये सारे यूज़ केस को अकाउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेनिंग सैंपल है, जैसे ट्रेनिंग सैंपल जस्ट एक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जूम करेंगे, रोटेट, उसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके एक इमेज में से एडिशनल 4 इमेज ट्रेनिंग सैंपल्स में हम क्रिएट कर देंगे। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग सैंपल कम भी है ना तो ये अप्रोच आपको काम में आता है, इसको बोलते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। ये वीडियो देखिए, बहुत ही इजी वीडियो है, आपको पता चल जाएगा डेटा ऑगमेंटेशन क्या है। तो हम डेटा ऑगमेंटेशन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि रियल लाइफ में जब आप मॉडल का यूज़ करो तो अगर इमेज रोटेट है या तो फिर रैंडम फ्लिप है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो उसको वो टेक इनटू अकाउंट कर सके। इसके लिए मैं एक डेटा ऑगमेंटेशन का लेयर सिमिलरली जो यहाँ पे क्रिएट किया ना, ऐसा ही एग्जैक्टली कर रहा हूँ, जिसमें मैं रैंडम फ्लिप और रैंडम रोटेशन कर रहा हूँ। आप कॉन्ट्रास्ट जूम वगैरह कर सकते हो, आप पे है, आप ट्राई कर सकते हो, वो दूसरा वाला वीडियो देख के आप और भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना था। हमने क्या किया कि सबसे पहले डेटा को डाउनलोड किया TF डेटा सेट में, उसके बाद थोड़ा विजुअलाइजेशन किया, उसके बाद में ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह का स्प्लिट किया, और हमने थोड़े प्री प्रोसेसिंग लगाए जैसे कि स्केलिंग, डेटा ऑगमेंटेशन एट्सेट्रा। अब हम तैयार है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके। ये एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप ज़रूर कोड को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। थैंक यू।